गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 11 के नामक के मूल तत्व विषय के वर्गों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने रोकड़ बही और उसके प्रकार चैप्टर अंतर्गत रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही के बारे में पढ़ाई की थी और उस संदर्भ में उदाहरण नंबर 3 भी देखा था। दोस्तों, आज हम रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही अंतर्गत ही आगे पढ़ाई करने वाले हैं। दोस्तों, बैंक से संबंधित अन्य व्यवहारों के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, व्यापारी और बैंक के बीच विविध व्यवहार होते हैं और जिसका लेखा रोकड़ बही में किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, रोकड़ संबंधी व्यवहार भी बैंक और व्यापारी के बीच होते हैं। दोस्तों, जब कोई व्यापारी या व्यक्ति बैंक में खाता खुलवाता है तब वह व्यापारी या व्यक्ति बैंक के साथ व्यवहार सरलता से कर सके उसके लिए बैंक पे इन स्लिप बुक माने जमा चिट्ठी बुक, चेकबुक और पासबुक बैंक द्वारा व्यापारी को दी जाती है। दोस्तों, जमा चिट्ठी बुक का उपयोग बैंक में रोकड़ रकम या प्राप्त चेक भरने के लिए किया जाता है। मानी दोस्तों, आपके परिवार में से किसी न किसी सदस्य का बैंक में खाता होगा या आपका खुद का भी बैंक में खाता होगा। तो उसमें जब रकम आप भरने जाओ तो एक पर्ची बैंक द्वारा दी गई होती है, उसे आपको भरना होता है, जिसे पे इन स्लिप बुक कहते हैं। और किसी व्यक्ति के पास से चेक प्राप्त हो तो चेक बैंक में भरने के लिए भी माने खाते में वो भरने के लिए इस पे इन स्लिप का उपयोग होता है। दोस्तों, दूसरी चेकबुक भी दी जाती है बैंक द्वारा। तो चेकबुक का उपयोग बैंक में से रोकड़ रकम निकालने के लिए या चेक से रकम चुकाने के लिए किया जाता है। माने किसी व्यक्ति को हमें रकम चुकानी है तो चेक के माध्यम से भी हम उसे रकम चुका सकते हैं। और पासबुक जिसे हमने देखी है कि कई बार जो पासबुक होती है उसमें हम प्रिंट करवाने के लिए बैंक में जाते हैं। माने बैंक के साथ जो भी व्यवहार होता है उसका लेखा उसमें हम उसकी नकल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में व्यापार धंधा में हिसाबों का भुगतान के लिए चेक का उपयोग प्रचलित है। मानी वर्तमान समय में बैंकिंग का उपयोग विस्तृत हो चुका है। हमारे देश में भी बैंक के माध्यम से माने चेक के माध्यम से कई सारे व्यवहार प्रचलित हो चुके हैं। भारत के सन 1881 के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अनुसार चेक एक प्रकार का विनिमय पत्र है, मानी लेन देन का माध्यम है। दोस्तों, चेक में 3 पक्षकार होते हैं। पहला पक्षकार चेक लिखने वाला माने चेक लेखक, दूसरा जिस पर चेक लिखा गया हो बैंक माने जिस बैंक का चेक है वो दूसरा पक्षकार, और तीसरा पक्षकार होगा रकम प्राप्त करने वाला। जैसे कि माना कि गौरांग ने 1500 का चेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में से लिखा। जो चेक प्रीति को देवा के पेटे दिया। माने गौरांग ने प्रीति के प्रति चेक लिखा और ये चेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते का है। तो पहला पक्षकार गौरांग हुआ चेक का लेखक, दूसरा पक्षकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिस पर चेक लिखा गया, और तीसरा पक्षकार
प्रीति जो रकम प्राप्त करता है। माने इस प्रकार चेक में 3 पक्षकार होते हैं। दोस्तों, ग्राहक या देनदार जब अपने देवा पेटे चेक दिया जाए तब वह व्यापारी चेक अपनी बैंक में भरता है। चेक 2 प्रकार के होते हैं, सादा या बेरर चेक और दूसरा रेखांकित चेक माने क्रॉस चेक। सादा चेक जिसे बेरर चेक भी कहा जाता है दोस्तों, मानिए ये चेक इस प्रकार का चेक है कि जो व्यक्ति चेक धारण करता है उस व्यक्ति को बैंक रकम चुका देती है। मानिए ये चेक जोखिम वाला है। ऐसा बेरर चेक हुआ और चेक खो जाए दोस्तों, तो जिससे वो चेक मिलेगा वो रकम प्राप्त कर सकता है। तो इसे सादा चेक कहा जाएगा। दूसरा चेक है दोस्तों रेखांकित या क्रॉस चेक। तो दोस्तों ऐसा जो चेक है क्रॉस चेक, जिस व्यक्ति को रकम चुकानी हो उसका नाम चेक में दर्शाया जाता है तथा उस व्यक्ति के बैंक खाते में ही रकम जमा की जाती है। मानी क्रॉस किया हुआ चेक अगर किसी व्यक्ति को दिया गया हो तो रकम उस व्यक्ति के खाते में ही जमा होगी, उसमें रोकड़ नहीं चुकाई जाती है। दोस्तों, जब ग्राहक या देनदार व्यापारी को भुगतान पेटे चेक दे तो उसका लेखा रोकड़ बही में उधार पक्ष में बैंक खाने में किया जाता है। जिस ग्राहक ने चेक दिया हो उसका नाम विवरण में लिखा जाता है। मानी देनदार के पास से चेक प्राप्त हो तो ऐसी स्थिति में प्राप्त हुआ चेक रोकड़ बही के उधार पक्ष में बैंक खाने में लिखा जाएगा और जिस व्यक्ति के पास से चेक प्राप्त हुआ हो उसका नाम विवरण के खाने में लिखा जाएगा। तीसरा, यदि प्राप्त चेक के बारे में कोई माहिती माने कोई जानकारी न दी गई हो, माने हमें जो एग्जाम्पल पूछा गया है उस एग्जाम्पल के में प्राप्त चेक के बारे में दोस्तों कोई भी जानकारी न हो तो उसे बैंक में भर दिया है ऐसा मानकर लेखा करना है उधार पक्ष में। ये बात आपको खास ध्यान में रखनी है दोस्तों। जब भी प्राप्त चेक के बारे में कोई भी जानकारी न दी गई हो तो हमें ऐसा मानना है कि ये चेक बैंक में भर दिया है और उसका लेखा रोकड़ बही में उधार पक्ष में कर देना है। चौथा, सामान्य रूप से क्रॉस चेक जब मिले तब उसका लेखा रोकड़ बही में आय पक्ष अर्थात कि उधार पक्ष में बैंक खाने में किया जाता है, कारण कि क्रॉस चेक की रकम बैंक में से रोकड़ नहीं मिलती परंतु बैंक खाते में ही जमा की जाती है। माने क्रॉस चेक मिले तो दोस्तों रोकड़ बही के उधार पक्ष में ही उसका लेखा होगा। दोस्तों, जब व्यापारी कोई व्यक्ति को अपने दायित्व के भुगतान के पेटे रकम चेक से चुकाए, माने रकम दायित्व के बदले चेक से चुकाई जाए तो वो तो बैंक में से शेष कम करेगी, इसलिए उसका लेखा रोकड़ बही में जमा पक्ष में बैंक खाने में किया जाता है। जिस तारीख को भुगतान के लिए चेक दिया गया हो उसी तारीख को उसका लेखा रोकड़ बही में किया जाता है। दोस्तों, बिक्री पृष्ठांकन।
दोस्तों, जब कोई ग्राहक या देनदार के पास से प्राप्त चेक कोई लेनदार या व्यापारी को सीधा चेक के पीछे नाम लिखकर दे दिया जाए तो उस ऐसे चेक को बिक्री पृष्ठांकन कहेंगे। माने किसी व्यक्ति के पास से हमें रकम लेनी है और उस व्यक्ति के पास से चेक हमें प्राप्त हो, ऐसा चेक हम किसी व्यक्ति के दायित्व के बदले किसी व्यक्ति के प्रति के दायित्व के बदले दोस्तों चुका दे चेक के पीछे नाम लिखकर, तो ऐसे चेक को बिक्री पृष्ठांकन का चेक कहेंगे। जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं होगा, मुख्य रोजनामचा में होगा। दोस्तों, प्राप्त चेक को यदि रोकड़ बही में बैंक में भरा ऐसा मानकर लिख दिया जाए, माने बिक्री पृष्ठांकन किया हुआ चेक जब प्राप्त हो तब रोकड़ बही में उधार पक्ष में लिख दिया हो, तो बिक्री पृष्ठांकन किया जाए तब उसे रोकड़ बही के जमा पक्ष में आपको लिखना होगा। दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और दोस्तों, जब चेक प्राप्त हो और रोकड़ बही में उसका लेखा उधार पक्ष में किया हो और ऐसा चेक अस्वीकृत हो, ऐसी जानकारी मिले, तो इस स्थिति में विरुद्ध पक्ष में माने जमा पक्ष में आपको उसका लेखा करना होगा। दोस्तों, ये बात आपको खास ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों, बैंक खर्च, कमीशन या ब्याज आदि के व्यवहार भी रोकड़ बही को प्रभावित करते हैं। यदि बैंक में व्यापारी कोई सेवा दी हो, माने बैंक के माध्यम से व्यापारी को कोई सेवा दी गई हो, तो बैंक चार्ज वसूल करता है। माने बैंक जो अलग अलग सेवा देती है उसके बदले चार्ज वसूल करती है। इस प्रकार हुंडी बैंक में भुनवाई हो या बैंक द्वारा वसूली के लिए भेजी गई हो तो बैंक कमीशन वसूल करता है। यदि व्यापारी ने ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त की हो तो बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा के बदले ब्याज वसूल करेगी। उसी प्रकार बैंक में जो जमा शेष होगी खाता धारक की, उस पर बैंक व्यापारी को ब्याज चुकाती है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में रोकड़ बही में क्या लिखा होगा उस संदर्भ में देखें तो बैंक चार्ज, कमीशन, ओवरड्राफ्ट का ब्याज आदि व्यापारी के लिए खर्च है, तो इसलिए बैंक चार्ज, बैंक कमीशन, ओवरड्राफ्ट ब्याज का लेखा रोकड़ बही में जमा पक्ष में बैंक के खाने में होगा, जबकि बैंक से इस पर प्राप्त ब्याज यह व्यापारी के लिए उपज है, इसलिए प्राप्त ब्याज का लेखा रोकड़ बही में आय पक्ष माने उधार पक्ष में बैंक खाने में किया जाएगा। तो दोस्तों, उपर्युक्त बैंक और व्यापारी के बीच के व्यवहारों के बारे में आपको उपर्युक्त दी गई जानकारी में विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों, रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही के बारे में हम उदाहरण नंबर 4 देखेंगे। उदाहरण नंबर 4 की रकम देखें तो निम्नलिखित व्यवहारों पर से धर्मिष्ठा की रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही तैयार कीजिए। दोस्तों, धर्मिष्ठा के व्यवहार हमें सन 2015 मई माह के करीबन 16 जितने व्यवहार दिए गए हैं, उसके आधार पर हमें रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही तैयार करनी है। तो दोस्तों, रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही के नमूने माने उसके खाने किस प्रकार बनेंगे वो तो हम आगे देख चुके हैं। तो अब एक के बाद एक व्यवहार पढ़ते हुए
हम उसका लेखा रोकड़ बही में किस प्रकार होगा वो देखेंगे। धर्मिष्ठा की मई 2015 की रोकड़ बही, उधार पक्ष, जमा पक्ष। उधार पक्ष के खाने होंगे तारीख, विवरण, रसीद नंबर, खाता बही पृष्ठ नंबर, रोकड़ रकम और बैंक की रकम। उसी तरह जमा पक्ष में हमारे खाने होंगे तारीख, विवरण, वाउचर नंबर, खाता बही पृष्ठ नंबर, रोकड़ रकम और बैंक रकम। अब दोस्तों आगे भी बात हुई थी कि व्यवहार पढ़ने से ऐसा प्रतीत हो कि रोकड़ या बैंक शेष बढ़ रही है तो उसका लेखा रोकड़ बही के उधार पक्ष में होगा, और रोकड़ या बैंक शेष कम हो रही है तो उसका लेखा दोस्तों रोकड़ बही के जमा पक्ष में किया जाएगा। और सबसे पहले दोस्तों प्रारंभिक शेष का लेखा करना होगा। तो पहली तारीख का व्यवहार पड़े तो रोकड़ से 7,000 और ओवरड्राफ्ट 2,500। तो दोस्तों रोकड़ शेष जो है तो रोकड़ बही के उधार पक्ष में ही लिखी जाएगी। उधार पक्ष में 2015 मई 1 शेष आगे लाए रोकड़ के खाने में 7,000। अब दोस्तों यहाँ ओवरड्राफ्ट लिखा है। ओवरड्राफ्ट माने दायित्व जिसकी शेष जमा शेष होगी, इसलिए जमा पक्ष में 2015 मई 1 शेष आगे लाए, ब्रैकेट में लिख देना है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक के खाने में 2500। दोस्तों कई बच्चे तो इस शेष प्रारंभिक शेष का लेखा भी नहीं करते हैं। बिल्कुल आसान है। रोकड़ की शेष जो है वो उधार पक्ष में लिखी जाएगी, और बैंक की शेष हुई तो उधार पक्ष में, और बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ तो आपको जमा पक्ष में लिखना है। दोस्तों प्रारंभिक शेष का लेखा करने के बाद दूसरी तारीख का व्यवहार पड़े तो 7,000 का माल उर्वशी को बेचा, उसके पास से क्रॉस चेक मिला जो बैंक में भरा। तो दोस्तों बिक्री का चेक मिला है, बैंक में भरा माने बैंक की शेष बढ़ेगी, इसलिए रोकड़ बही के उधार पक्ष में दूसरी तारीख बिक्री खाता बैंक के खाने में 7,000 लिखे जाएंगे। दोस्तों चौथी तारीख का व्यवहार देखें तो अशोक को 2,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से बेचा, उसके पास से 90%, उसके पास से 50% रकम रोकड़ और बाकी रकम का चेक मिला, चेक बैंक में भरा। तो दोस्तों 2,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से बेचा है, तो 2,000 में से 10% व्यापारी बट्टा घटाने पर शुद्ध कीमत होगी 1,800, जिसमें से आधी रकम माने 900 रोकड़ में मिली और 900 का चेक मिला जो बैंक में भरा। तो दोस्तों बिक्री से रकम रोकड़ और चेक से प्राप्त हो रही है, इसलिए रोकड़ और बैंक शेष बढ़ेगी। तो रोकड़ बही के उधार पक्ष में चौथी तारीख बिक्री खाता रोकड़ के खाने में 900, बैंक के खाने में 900 लिखे जाएंगे। 5 तारीख का व्यवहार देखें दोस्तों तो बैंक में 2,000 रोकड़ भरी। दोस्तों बैंक में रोकड़ भरी गई है तो ये जमा खर्ची व्यवहार है, क्योंकि बैंक में रोकड़ भरी इसलिए बैंक शेष बढ़ेगी, और रोकड़ जा रही है इसलिए रोकड़ शेष कम होगी। तो एक खाता बैंक खाता और दूसरा खाता रोकड़ खाता हुआ, इसलिए जमा खर्ची व्यवहार। तो उधार पक्ष में 5 तारीख रोकड़ खाता विवरण में, और बैंक में 2,000 क्योंकि बैंक शेष बड़ी है इसलिए उधार पक्ष में बैंक खाने में खाता बही पुरुष में जमा खर्ची व्यवहार दर्शाया जाएगा। जमा पक्ष में 5 तारीख बैंक खाता रोकड़ के खाने में 2,000, खाता बही पुरुष के खाने में जमा खर्ची व्यवहार बताया जाएगा। अब दोस्तों
आगे का व्यवहार देखें। 7 तारीख का 5,000 का यंत्र खरीदा, जरूरी रकम चेक लिखकर दी। तो दोस्तों यंत्र खरीदा है, रकम चेक से चुकाई तो बैंक से कम होगी, इसलिए रोकड़ बही के जमा पक्ष में लिखा जाएगा। 7 तारीख यंत्र खाता विवरण में और बैंक के खाने में 5,000। 9 तारीख का व्यवहार देखें तो मानसी के पास से लेना पेटे 6,000 का चेक मिला जो बैंक में भरा। मानसी के पास से रकम चेक मिला है, बैंक में भरा, इसलिए बैंक से बढ़ रही है, इसलिए रोकड़ बही के उधार पक्ष में 9 तारीख मानसी खाता बैंक के खाने में 6,000 लिखे जाएंगे। दोस्तों 11 तारीख का व्यवहार देखें तो मजदूरी के 500, टेलीफोन बिल का 500 और बिजली बिल के 1200 चेक से चुकाए। दोस्तों तीनों रकम चेक से चुकाई है, इसलिए बैंक से कम होगी, इसलिए रोकड़ बही के जमा पक्ष में 11 तारीख मजदूरी खाता बैंक के खाने में 500, फिर से 11 तारीख टेलीफोन खर्च खाता या टेलीफोन बिल खाता बैंक के खाने में 500 और फिर से 11 तारीख बिजली खर्च खाता बैंक के खाना में 1200 लिखे जाएंगे। अब दोस्तों 13 तारीख का व्यवहार देखें तो बीमा प्रीमियम भरने के लिए 2,000 बैंक में से निकाले। दोस्तों बीमा प्रीमियम भरने के लिए रकम बैंक से निकाली गई है, लेकिन बीमा प्रीमियम भरा नहीं गया है, इसलिए बैंक से रोकड़ निकाली, ऐसा ही अर्थ होगा। तो बैंक में से रोकड़ निकालने से दोस्तों धंधे में रोकड़ आएगी और बैंक से कम होगी। तो यहाँ एक खाता रोकड़ खाता और दूसरा खाता बैंक खाता है, इसलिए जमा खर्ची व्यवहार हुआ। तो उधार पक्ष में रोकड़ बही के 13 तारीख बैंक खाता रोकड़ के खाने में 2,000 और खाता बही पुरुष के खाने में जमा खर्ची व्यवहार लिखा जाएगा। जमा पक्ष में 13 तारीख रोकड़ खाता बैंक के खाने में 2,000 और खाता बही पुरुष के खाने में जमा खर्ची व्यवहार बताया जाएगा। 15 तारीख का व्यवहार देखें तो बीमा प्रीमियम का चुकाया 1,600। दोस्तों बीमा प्रीमियम चुकाया है 1,600, तो खर्च हुआ, इसलिए जमा पक्ष में 15 तारीख बीमा प्रीमियम खाता रोकड़ के खाने में 1,600। 21 तारीख का व्यवहार देखें दोस्तों, बैंक ने अपने खाते ओवरड्राफ्ट ब्याज 150 और बैंक खर्च 100 उधार किए, जिसकी जानकारी अपने को बैंक एडवाइस से मानी बैंक की जानकारी से प्राप्त हुई। तो दोस्तों दोनों रकम बैंक ने उधार की है, माने हमारा खर्च है, इसलिए जमा पक्ष में 21 तारीख बैंक ब्याज खाता या ओवरड्राफ्ट ब्याज खाता बैंक के खाने में 150 और फिर से 21 तारीख बैंक चार्जेस खाता बैंक के खाने में 100। अब 23 तारीख का व्यवहार देखें दोस्तों, तो 3,000 का माल धरती को बेचा, क्रॉस चेक मिला। दोस्तों 3,000 का माल धरती को बेचा, क्रॉस चेक प्राप्त हुआ है, तो बैंक में ही भरना होगा, तो बैंक शेष बढ़ेगी, इसलिए उधार पक्ष में 23 तारीख बिक्री खाता बैंक के खाने में 3,000। 24 तारीख तेजल के पास से 3,000 का चेक मिला जो सेजल को बिक्री पुष्टांकन किया। दोस्तों प्राप्त चेक तुरंत बिक्री पुष्टांकन किया जाए तो उसका कोई लेखा नहीं होगा,
26 तारीख का व्यवहार देखें दोस्तों, तो धरती ने दिया चेक, अस्वीकार की माहिती बैंक ने दी। अब धरती को जब दोस्तों चेक मिला था तो उधार पक्ष में लिखा था। अब ऐसा चेक अस्वीकृत हो तो विरुद्ध पक्ष में लिखा जाएगा। तो जमा पक्ष में 26 तारीख, धरती का चेक है इसलिए विवरण में अब लिखा जाएगा धरती खाता, और बैंक के खाने में लिखा जाएगा 3000। दोस्तों आगे का व्यवहार देखें। 28 तारीख 1500 विबोध को हिसाब पूर्ण करने के लिए रोकड़ चुका दी। दोस्तों आगे का एक व्यवहार 24 तारीख का नहीं, वो तो नहीं लिखा होगा दोस्तों। 28 तारीख को देखें तो 1500 विबोध को हिसाब पूर्ण करने के लिए रोकड़ चुका दी और 2000 निजी उपयोग के लिए बैंक से निकाले। दोस्तों रोकड़ चुकाई है तो जमा पक्ष में 28 तारीख विबोध खाता, रोकड़ के खाने में 1500, और दोस्तों बैंक में से निजी उपयोग के लिए निकाले हैं तो आहरण हुआ, इसलिए जमा पक्ष में आहरण खाता, और रकम बैंक से निकाली है इसलिए बैंक के खाने में 2000। दोस्तों 29 तारीख का व्यवहार, 3000 का चेक ग्राहक वीरेंद्र के पास से मिला। दोस्तों ग्राहक के पास से चेक मिला, चेक का प्रकार नहीं दिखा है इसलिए ऐसा मानना है कि बैंक में भरा, इसलिए उधार पक्ष में वीरेंद्र खाता, बैंक के खाने में 3000। 30 तारीख ग्राहक वीरेंद्र के पास से प्राप्त चेक 3000 सुरेंद्र के पक्ष में बिक्री पृष्ठांकन की। अब दोस्तों जब वीरेंद्र के पास से मिला था तो हमने उधार पक्ष में बैंक के खाने में लिख दिया है, तो अब बिक्री पृष्ठांकन कर रहा है इसलिए जमा पक्ष में सुरेंद्र खाता, बैंक के खाने में 3000। अब दोस्तों सभी व्यवहारों का लेखा हो गया है, तो अब हमें शेष ज्ञात करनी होगी। तो शेष ज्ञात करने के लिए दोस्तों जितने भी रकम के खाने हैं उनका योग जिस पक्ष का ज़्यादा है उस पक्ष का योग लिखना है। तो यहाँ दोस्तों दोनों रोकड़ और बैंक दोनों का उधार पक्ष का योग ज़्यादा है। रोकड़ का योग है 9900 और बैंक का योग है 21900। ये योग ज़्यादा है वो विरुद्ध पक्ष में लिख देंगे और बाद में रोकड़ खाने की जो व्यय है वो घटाएंगे। 5100 व्यय है रोकड़ का, तो घटाने पर शेष ज्ञात होगी 4800। उसी तरह बैंक में जो व्यय है वो घटाने पर अंतर ज्ञात होगा 1950। तो अंतिम शेष रोकड़ की 4800 और बैंक की 1950 है, जिसके सामने लिखेंगे शेष आगे ले गए अंतिम तारीख, और दूसरे दिन माने जून 1 के दिन शेष आगे लाए के रूप में रोकड़ की शेष 4800 और बैंक की शेष 1950 दर्शाई जाएगी। इस प्रकार दोस्तों रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही किस प्रकार तैयार हो रही है उसका आज हमने दूसरे उदाहरण का अभ्यास किया है। आगे नई रीत के साथ फिर मिलेंगे।